नमस्ते बच्चों। हम गत वीडियो में पाठ्यचर्या पर बात कर रहे थे। तो जब पाठ्यचर्या बनती है उस समय हमारे पास निश्चित रूप से लक्ष्य और उद्देश्य दोनों की सूची होनी चाहिए। बिना कोई लक्ष्य और उद्देश्य पाठ्यचर्या का निर्माण संभव नहीं है। आपने उक्ति सुनी होगी कि निष्प्रयोजनम मंदो अपि न प्रवर्तते, कि कोई भी निर्बुद्धि व्यक्ति भी बिना कोई उद्देश्य काम नहीं करता। तो फिर तो हम शिक्षा जैसा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए पाठ्यचर्या का जो शुरुआती सोपान होता है वो होता है उसके शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य। जब हम शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों की बात करते हैं तो वो किस पे आधारित होते हैं? वो होते हैं हमारे मूल्यों पे आधारित। अब मूल्य की बात सब करते हैं, परंतु मूल्य दरअसल है क्या? तो थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य तय किए जाते हैं उनके आधार में जो मूल्य होते हैं वो मूल्य क्या होते हैं। तो आप में एक विक्टर हुगो है, उनका एक स्लोगन है कि जो मनुष्य एक पाठशाला खोलता है वह संसार का एक जेल खाना बंद कर देता है। इसी करेक्टर निर्माण के संदर्भ में जो हमारा NEP 2020 आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ न होकर केवल उसको ABCD का ज्ञान करवाना या कोई कुकर कैसे काम करता है ज्ञान करवाना या प्रकाश संश्लेषण कैसे काम करता है ये ज्ञान करवाना नहीं है, उसका चरित्र निर्माण करना भी है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, कौन से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए? इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इससे पहले हम थोड़ा सा विदेश में जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन। उन्होंने, उनका एक पत्र प्रसिद्ध है जो अध्यापक के नाम लिखा गया था। एक अध्यापक के यहाँ उनका बच्चा पढ़ता था और उस बच्चे को कैसे शिक्षा देनी है उस संबंध में उन्होंने एक पत्र लिखा था। पत्र लंबा चौड़ा है, उसका सार ये था कि उसे ये शिक्षा देना कि वह अपना मस्तिष्क तो सबसे ऊंचे दाम देने वाले के हवाले करे, लेकिन आत्मा और विश्वास के दाम कभी ना लगाए। एक हमारे कहानीकार हुए हैं सुदर्शन। सुदर्शन की एक कहानी है हार की जीत। अभी कुछ पाठ्यक्रम में लगती भी है। कहानी का जो मुख्य सारांश ये है कि एक जंगल होता है, जंगल में एक बाबा जी रहते हैं कुटिया बना करके, वहीं आश्रम में रहते हैं और उनके पास एक सुल्तान नाम का घोड़ा होता है। उन्हें घोड़ा बहुत पसंद होता है और उनको दुनियादारी से कोई लेन देन नहीं होता। अपनी मस्ती में मस्त भगवान का नाम लिया और घोड़े पर सवारी की। उसी जंगल में एक खड़क सिंह नाम का डाकू रहता है। तो एक बार खड़क सिंह उस घोड़े को देख लेता है और पहले भी उसने घोड़े की काफी चर्चा सुन रखी थी कि सुल्तान नाम का घोड़ा है इनके पास, बहुत तेज दौड़ता है और बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। तो वह खड़क सिंह इनके यहाँ जाता है बाबा भारती के पास। उन संत का नाम बाबा भारती होते हैं और बाबा भारती से उसके घोड़े के बारे में पूछते हैं। तो बाबा भारती बहुत उसकी बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हैं। फिर उसको कहते हैं कि आप इसको एक बार दौड़ा के देता हूँ। तो वो उस पर एक
लगाम खींचते हैं और घोड़े को दौड़ा के देखते हैं तो वो खड़क सिंह बहुत उसकी तारीफ करता है। तो उस तारीफ को सुनकर संत भी बहुत खुश होते हैं। तो खड़क सिंह कहता है कि ये आपके पास क्या करेगा घोड़ा, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। तो बाबा भारती नाराज हुए। तो उन्होंने कहा और तुम कुछ भी मांग सकते हो परंतु घोड़े की बात बिल्कुल नहीं करता। तो खड़क सिंह का घोड़ा तो मैं आपसे ले आऊंगा। तो अब खड़क सिंह तो चला गया, परंतु बाबा भारती के मन में विचार बैठ गया कि घोड़ा तो खड़क सिंह ले जाएगा। तो वो घोड़े की दिन रात निगरानी करने लगे और रात को भी उठकर 3-4 और उसको देखते, उसके बाहर ही पहरा लगा के रखते। तो धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने 4 महीने गुजरे। तो बाबा भारती ने सोचा अब कौन घोड़ा लेगा, वो भी भूल गए और धीरे धीरे वो रूटीन का काम वैसे ही शुरू हो गया। एक दिन बाबा भारती शाम की सैर पर निकल रहे थे और रास्ते में देखते हैं कि एक अपाहिज पेड़ के नीचे करा रहा है। तो जैसे ही बाबा भारती उस घोड़े को लेकर निकलते हैं तो वो आवाज़ देता है, भाई मेरे को भी पास के गांव में छोड़ दो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ है। तो बाबा भारती उतरते हैं, उससे पूछते हैं भाई तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा पास में दुर्गादत्त जी वैद्य है, उनका मैं सौतेला भाई हूँ और मुझे उस गांव में जाना है और आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। तो बाबा भारती ने उसको घोड़े पर बैठाया और खुद घोड़े की लगाम पकड़ कर आगे आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चले होंगे कि बाबा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत सीधा तनकर बैठा हुआ है और सामने देखा तो वो खड़क सिंह था और उसने उससे घोड़े की लगाम छुड़वाई बाबा भारती से और घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। तो बाबा भारती ने पीछे से आवाज दी कि तुम घोड़े को ले जाओ, कोई बात नहीं है, मेरी एक बात है जो आप जरूर सुन के जाओ। तो खड़क सिंह थोड़ा अपना घोड़ा अपने पास है क्या है, तो उसने कहा घोड़े को मांगने के अलावा कुछ भी मांग सकते हो, कोई बात कह सकते हो। तो उसने कहा घोड़े का जिक्र ही मत करो, तुम मेरे पास 2 मिनट के बाद सुन लो। तो उसने सोचा भी ये रिक्वेस्ट करेगा मेरे घोड़े से कि घोड़ा वापस दे दो, घोड़ा तो मुझे देना नहीं है, तुम और कुछ भी कह सकते हो। उसने कहा भी ये जो हमारा अभी घटनाक्रम हुआ है ये कहीं बाहर जाकर मत कहना, घोड़े से मेरे को कोई लगाव नहीं है। अब जो घोड़ा उससे बहुत प्रिय था वो एक झटके में उसने घोड़े को बुला दिया। तो उसने कहा मैं समझा नहीं कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं, जबकि आपको तो ये करना चाहिए कि ये बात और सबको कहना चाहिए कि आपने मेरा घोड़ा आपका था, मैंने आपका घोड़ा चुराया। तो उसने कहा ये नहीं। तो खड़क सिंह ने पूछा इसका रहस्य क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि अगर ये बात बाहर चलेगी, बाहर निकलेगी, दुनिया में चलेगी तो कोई व्यक्ति किसी दीन दुखियारी का मददगार नहीं बनेगा, कोई रास्ते में पड़े अपाहिज को कोई उठाएगा नहीं और इससे जो वास्तविक रूप से दुखी है उसकी कोई देखभाल नहीं करेगा। तो ये बात आपको यहीं खत्म कर देनी है और मुझे घोड़े की कोई स्मृति नहीं है, घोड़ा मेरे पास था ही नहीं, आज से मैं यही सोचूंगा। और वास्तव में वो जो बाबा भारती है वो निर्लिप्त होकर घोड़े के मुंह से वहां से निकल पड़ा। अब वो रात हुई, बाबा उसने विचार किया खड़क सिंह ने कि जो घोड़ा इनको इतना प्रिय था, रात दिन जिनकी रखवाली कर रहे थे और वो किसी को देना नहीं चाहते थे, फिर भी उनको उस घोड़े का बोझ छोड़ करके उनको उस दुनियादारी की चिंता है जिसमें लोग किसी अपाहिज की, दुखियारी की, गरीब की मदद नहीं करें तो दुनिया में क्या बुरा हो सकता है, इस बात की चिंता है। तो रात भर उथल पुथल करता रहा और सुबह होने से पहले ही वो घोड़े को लेकर के वहां से निकल पड़ा और चुपचाप जो बाबा भारती का अस्तबल था उसमें घोड़े को बांधकर आ गया। अब यहां से हमारी बात शुरू होती है
कि जो घोड़ा बाबा भारती को बहुत प्रिय था और एक झटके में बाबा निर्लिप्त हो गए, और खड़क सिंह जिसको प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी उसने भी घोड़े को छोड़ दिया। तो ये बातें, ये जो भाव है, इसी को हम शिक्षा में मूल्य कहते हैं। एक भरोसा जो दुनिया में कायम है, उस भरोसे को तोड़ने का, जो काम नहीं करने का भाव है, उसी को हम एक शब्द में मूल्य कहते हैं। अब आपने सुना होगा, एक राजस्थान की कहानी है कि एक पिता ने माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली और बच्चा छोटा था। अब जो सौतेली माँ है उस बच्चे के साथ स्नेह का व्यवहार नहीं रखती थी, तो बार बार वो पिता पर ये कहती थी भी इस बेटे को यहाँ से छोड़ के आओ। तो बार बार परेशान होकर के बाप एक दिन उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको, बेटे को भरमा के जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक वो बाटी होती है, बाटी लेके आता हूँ, और तुम जब तक मैं बाटी लेके नहीं आता हूँ तब तक तुम यहीं प्रतीक्षा करना। तो एक जो कमरा होता है उस कमरे को बंद कर देते हैं, और कमरे में एक थोड़ा सा प्रकाश होता है। तो वहां से वो बेटा बाप का वेट करता रहता है कि बाबू आसी बाट उलासी, बाबू आसी बाट उलासी। तो वो 3-4 दिन 5 दिन बाद में आते हैं, तो देखते हैं अब तो बच्चा मर गया होगा और उससे पिंड छूट जाएगा। उसकी सौतेली माँ सोचती है, और बाप भी थोड़ा कमजोर चरित्र का होता है, तो उसके बहकावे में आ जाता है। तो वहाँ वो 4-5 रोज के बाद में आते हैं, तो देखता है कि बच्चा बोलता रहता है कि बाबू आसी बाटिलासी, बाबू आसी बाटिलासी, बाबू। तो उसकी आवाज में धुलकता रहता है। वो भरोसा है कि बाबा आएगा और बाटे लाएगा। और जैसे ही उसको बच्चा पूछता है बाबा आ गया, हाँ बेटा बाटे तो नहीं लाया, वहीं बच्चा प्राण छोड़ देता है। तो ये भरोसा क्या था? ये भरोसा मूल्य था, और भरोसे को तोड़ना क्या था? ये अवमूल्यन था। जो मूल्यों की गिरावट की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं अवमूल्यन। तो हम जब आप हमारे शास्त्रों में आते हैं कि वो हितोपदेश में आते हैं कि आहार निद्रा भय में तो नच्चे सामान्य में तत् पशु भी नारायणाम ज्ञान हो तेसाम अधिको विशेष है ज्ञाने हीन पशु भी समान है। वो ज्ञान ही हमें पशुओं से भिन्न करता है। वो मूल्य ही हमें अन्य जो पशु है उससे हम मनुष्य जाति को अलग करते हैं। इसी प्रकार उसमें हमारे जो नीति शतक है उसका एक है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो जो उदार चरित्र है उसके लिए क्या है? पूरा संसार ही परिवार है। तो ये उदार चरित्र, ये एनईपी का चरित्र निर्माण, ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा, ये हुग्गो की बात, ये सब मिलकर के एक ही बात करते हैं कि शिक्षा में ये बातें होनी चाहिए और शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए। इसी संदर्भ में जब हम कई बार ये रामचरितमानस रामायण में भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि धर्म में मूल्य है क्या। तो तुलसीदास जी ने लिखा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कि दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है और दूसरों की भलाई करने के समान कोई पुण्य नहीं है। तो अब ये क्या है? ये भी एक मूल्य है। जब हमारी मम्मी कहा करती थी कि घर पे कोई आता है तो उसको हाथ का उत्तर देना चाहिए, मुंह का उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं छोटा था पहले समझा नहीं, फिर मम्मी ने बताया भी आपके पास कोई चीज मांगने आ गया तो आपके पास चीज हो सकता है कम मात्रा में हो तो उससे थोड़ी उसको दे दो, परंतु ये नहीं कहो
कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके बिल्कुल भी नहीं हो तो कम से कम ऐसा आश्वासन तो दो ताकि उसको लगे नहीं कि यहाँ से मुझे उत्तर मिला, तो उसको कोई विकल्प तो दो। तो ये भी एक धर्म था। कोई भी हम कहते हैं कि कोई हमारे घर मेहमान आता है तो उसको भोजन करवाना, उसको चाय पानी का पूछना, उसको रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये हमारे घर का धर्म होता है। तो ये धर्म, ये यहाँ उस धर्म के अर्थ में नहीं है, ये धर्म मूल्य के अर्थ में है। तो मूल्य वह कंसेप्ट है जिससे मनुष्य को जो मनुष्य है, जो हार्ड मास का मनुष्य है, उसमें मनुष्यत्व का भाव भरता है, उसमें आदमियत का भाव भरता है, उसमें इंसानियत का भाव भरता है। तो इसी मूल्य के आधार पर हमारे शिक्षा में उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्माण किया जाता है। जब हम शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ जो उद्देश्य और लक्ष्य है उनको अलग अलग करके समझा जाता है। वैसे व्यवहार में हम उद्देश्य के पर्याय के अर्थ में लक्ष्य का प्रयोग कर लेते हैं, परंतु जब हम शिक्षक के तौर पर काम करना शुरू करते हैं तो हमारे समक्ष उद्देश्य और लक्ष्य की जो बीच की दीवार है उसको स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। तो आप यहां देखेंगे कि जो एम होता है इसी को हम कहते हैं लक्ष्य, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको कहते हैं उद्देश्य। आपने देखा होगा कि हमारे जो दो प्रकार के प्रश्न पत्र बनते हैं, और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और एक होते हैं सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में आपको निबंध लिखना होता है, आपको 500 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, 50 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, 20 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। तो जो लिखना होता है वो होता है सब्जेक्टिव, और जब वहाँ विकल्प के प्रश्न होते हैं वहाँ होते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जो एम होता क्या है कि जैसे आपको ये शब्द आया है अपने जो अभ्यास से, कौन से अभ्यास से, जो धनुष बाण का अभ्यास करते हैं, तो जो टारगेट होता है वहां पर जो धनुषधारी है वो प्रैक्टिस करता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करता है कि वहां उसके टारगेट पर उसका निशाना जाए। जब ये तीरंदाजी करते हैं वो यही करते हैं। तो अब जितना उसका टारगेट जो बाण है वो टारगेट के नजदीक जाता है उतना ही माना जाता है कि उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो हम दुनिया में देखते हैं, हम जीवन में देखते हैं कि हर व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है। जैसे किसी को आईएएस बनना है, किसी को पटवारी बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को अपने हुनर से कला में अपना स्थान बनाना है, किसी को वैज्ञानिक बनना है। तो वो सब बड़े जो लक्ष्य तय किए जाते हैं उसको लक्ष्य कहते हैं, इंग्लिश में उसको एम कहते हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें कई बार भ्रम की स्थिति है, वो इसको एम को उद्देश्य बना देते हैं और ऑब्जेक्टिव को लक्ष्य बना देते हैं। लक्ष्य का होता है मतलब जो हमारे सामने जो अंतिम हमारा बिंदु है, जैसे जो धनुर्धारी है उसका अंतिम बिंदु होता है कि वहां जो टारगेट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पर उसको फोकस करना है, तो वो होता है हमारा लक्ष्य। और जो उद्देश्य होते हैं कि वहां उसके लिए उसको पहले अपने धनुष को तैयार करना होता है, उसकी जो प्रत्यंचा है उसको ठीक से तैयार करना होता है, फिर उसके जो बाण है वो नुकीले होने चाहिए, बिल्कुल सही डिग्री में होने चाहिए। तो फिर उसका बार बार उसको अभ्यास होना चाहिए, फिर कंधे का अभ्यास होना चाहिए, फिर अच्छे गुरु के पास होना चाहिए। तो ये सब जो होते हैं वो सारे उसके छोटे छोटे उद्देश्य तय किए जाते हैं। लक्ष्य क्या है, वहां पर उसका इस पॉइंट पर उसको अपना तीर चलाना। तो अब हम थोड़ा सा इनको शिक्षा के क्षेत्र में समझने की कोशिश करते हैं। जिस शिक्षा के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य होता है कि एक बच्चे का, हम मान लो हमारा 5वीं बच्चा है तो हम ये चाहते हैं कि उसको हिंदी का, पर्यावरण का,
गणित का एक सामान्य समझ हो जाए और बच्चे का पूरा वो आनंद के साथ उस विषयों को ठीक से समझ सके। हमारा ये होता है लक्ष्य। अब उद्देश्य क्या होता है कि हम उसको जैसे गणित पढ़ाते हैं तो हम उसको 20 तक गिनती सिखाते हैं, कभी हम उसको शब्द सिखाते हैं, कभी उसको वर्ण सिखाते हैं, कभी कुछ मुहावरे सिखाते हैं। तो ये हमारे बिल्कुल छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं, स्पष्ट होते हैं और गोचर होते हैं। गोचर का मतलब उनको देख सकते हैं, जो हमारे इंद्रियों द्वारा श्रवण किए जा सकते हैं। और ये होते हैं दिशा निर्धारक, मतलब दिशा तय करते हैं कि हम 5 के बच्चे को हम ये तय करना है। तो ये हमारा एक तरह से एम जो होता है वो हमारा उस बच्चे की साथ जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा दिशा निर्धारण किया जाता है। दूसरा जो हमारा होता है व्यापक एक सामान्य। कभी भी जो लक्ष्य होते हैं ना वो बिल्कुल, और वो लक्ष्य जो होते हैं वो व्यापक होते हैं। तो आप एक ही लाइन में हम लक्ष्यों को संकुचित नहीं कर सकते, उसकी व्यापकता होती है। जैसे हम वो गणित में, पर्यावरण में थोड़ी बड़ी क्लास होगी तो अंग्रेजी में, फिर तो और बड़ी क्लास होगी तो फिर वो विज्ञान की जो बारीकियों में, इस प्रकार उसका जो क्षेत्र होता है लक्ष्य का वो व्यापक होता है। और उद्देश्य होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। जैसे भाषा का उद्देश्य हो गया, फिर गणित का उद्देश्य हो गया, फिर भाषा में भी उसका ज्ञान का उद्देश्य हो गया, फिर कौशल का उद्देश्य हो गया। तो ये छोटे छोटे उद्देश्य में भी एक बात को रखना, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं उद्देश्य भी। एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जैसे हम भाषा पढ़ा रहे हैं तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये सामान्य उद्देश्य है। अब सुनने में भी उसको कविता पढ़ा रहे हैं तो कविता की जो लय, ताल, सुर है उसकी समझ बनेगी, उसका वो उच्चारण कर सकेगा, वो उसको समझ सकेगा। तो ये उसके छोटे छोटे विशिष्ट उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य में उसके चारों कौशलों का डेवलप किया जाना है। तो ये उद्देश्य 2 प्रकार से भी विभाजित किया जा सकते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ये विषय के अनुरूप इनका विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरा जो ये होता है वो व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। जैसे हमारे पास 500 बच्चे होते हैं तो 500 बच्चों में हमारा लक्ष्य ये होता है कि सब बच्चों को गणित का, पर्यावरण का, भाषा का, गणित सबका उसको एक इस प्रकार की उनकी समझ डेवलप होनी चाहिए। परंतु जो बच्चे होते हैं वो अपनी अपनी अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, अपनी अंतर्निहित रुचि के अनुसार अपना विकास करते हैं। तो ये एक तरह से सब्जेक्टिव होते हैं, या यूं कह सकते हैं इनको आप मोटा मोटे रूप से डिफाइन नहीं कर सकते। ये मैन टू मैन डिफर करते हैं और इसकी जो आप सुस्पष्ट व्याख्या की जानी संभव नहीं है, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। जैसे आपको गणित में ये पढ़ाना है, अंग्रेजी में ये पढ़ाना है, भाषा में, इसमें विज्ञान में ये पढ़ाना है, तो ये कला में ये पढ़ाना है। तो ये एक तरह से स्पष्ट होते हैं। तो उसमें ये जो लक्ष्य होते हैं वो दीर्घकालीन होते हैं, मतलब लक्ष्यों की प्राप्ति एक दिन में संभव नहीं है। जैसे मान लो 5वीं तक का लक्ष्य है तो 5 साल पढ़ना पड़ेगा, फिर 10वीं तक का है तो 10 साल लगेंगे। तो वो एक तरह से उनका समय, और हो सकता है हम लक्ष्य लेके चलते हैं वहां तक पहुंचे ही नहीं। जैसे मान लो आज हम कोई डॉक्टर बनना चाहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं, फिर भी वो नीट की तैयारी कर रहा होता है, वो उसमें वो लक्ष्य हासिल हो ही नहीं। परंतु तो ये दीर्घकालीन समय होता है, और जो उद्देश्य होते हैं वो अल्पकालीन होते हैं। जैसे उसने अब नीट की तैयारी कर रहा है तो उसने साइंस ले ली, ये उसका उद्देश्य पूरा हो गया, साइंस पढ़नी है। फिर पेपर की तैयारी करनी है तो ये उसका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। ये थोड़ा कठिन होता है और ये सरल होता है, क्योंकि इसकी व्यापक है, लंबा समय है तो कठिन होगा ही। फिर इसका मापन या मूल्यांकन संभव नहीं है भी। जो लक्ष्य है हमने लंबा समय तो हम उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते भी हमने कहाँ पहुंचे, कहाँ रुके, कहाँ गए, कहाँ नहीं। जबकि इनका हम संभव है, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने एक कविता पढ़ाई, कविता में हमने विशिष्ट उद्देश्य दिया
कि सभी बच्चे इस कविता के भाव अर्थ को समझ सके। तो हमने पढ़ाई, फिर बच्चों से प्रश्न पूछ लिए, बच्चों ने उत्तर दे दिए। इसका मतलब हमने जो पढ़ाया था उसका मूल्यांकन कर लिया, उसका मापन भी हो गया, मूल्यांकन भी हो गया। तो इनका मापन मूल्यांकन संभव है, परंतु इसका मापन मूल्यांकन संभव नहीं है। अब यूं अगर थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर समझना हो तो जो शिक्षा के तो लक्ष्य होते हैं और उद्देश्य किसके होते हैं? टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के उद्देश्य होते हैं। जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो उससे पहले हम एक पाठ योजना बनाते हैं। जब पाठ योजना बनाते हैं तो पाठ योजना से पहले हम उसके उद्देश्य तय करते हैं। सामान्य उद्देश्य तो ये भाषा के जो भाषा पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, सामान्य उद्देश्य वो हो गए भी हम। विशिष्ट उद्देश्य में जो आप गद्य पाठ पढ़ा रहे हो, पद्य पाठ पढ़ा रहे हो, समीकरण पढ़ा रहे हो, साझा पढ़ा रहे हो, तो सबके विशिष्ट उद्देश्य तय किए जाएंगे। तो ये एक तरह से टीचिंग का प्रोसेस है और ये किसका प्रोसेस है? एजुकेशन का प्रोसेस है। तो अगर हम मोटा मोटा तौर पर समझना हो तो एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए जो शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में जो इंटरेक्शन किया जाता है वो होता है शिक्षण। तो ये जो विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य हैं वो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। अब ये आइडियल होता है। कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो लक्ष्य वो होता है आइडियल, जिसकी प्राप्ति की जानी संभव होती है। हम उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं। अब कई बार तैयारी सफल भी होती है और कई तैयारी सफल नहीं होती, और ये व्यावहारिक बनते हैं। मतलब आप एक कक्षा होती है तो कक्षा में आपको मान लो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझानी है, तो पहले आप सारे प्रयोग करके देख लेते हैं, बच्चों से प्रयोग करवा लेते हैं और आप सब ये संभव हो गया तो मतलब आपका प्रैक्टिकल था। परंतु जो लक्ष्य था वो बड़ा होता है कि आपको उसमें वैज्ञानिक सोच का विकास करना है। एक मान लो लक्ष्य हो गया कि बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास करना है, तो केवल एक प्रकाश संश्लेषण से नहीं होगा। वो बात करे, उसका व्यवहार हो, उसकी दिनचर्या हो, उस समय वो झलकना चाहिए। तो एक तरह से लक्ष्य होता है, मिशन होता है, और विशिष्ट उद्देश्य उस मिशन की प्राप्ति में छोटे छोटे प्रयास होते हैं। जैसे मिशन है कि हमें जो अधिकृत कश्मीर है, जो अधिकृत पाकिस्तान का कश्मीर है, उसको हमें हासिल करना है, तो वो हमारा मिशन है। तो मिशन के लिए हम अपनी राजनयिक व्यवस्था को सुधारते हैं, अपने सैन्य बल को सुधारते हैं। तो ये छोटे छोटे हम उद्देश्य हैं। तो ये एक तरह से लक्ष्य होता है हमारा अंतिम, जहाँ के पहुंचने के बाद में हम कोई काम नहीं करना पड़ता, और ये है उस अंतिम तक पहुंचने के छोटे छोटे सोपान। एक तरह से हम जब छत पर पहुंचते हैं तो जो सीढ़ियां होती है वो हमारे उद्देश्य है और छत पर पहुंचना हमारा लक्ष्य है। इसी को हम अंग्रेजी में एम कहते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। आप किसी प्रकार की जो पुस्तकें हैं जो शिक्षा शास्त्र की, उसमें ये कंफ्यूजन मिलता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा विस्तार से उद्देश्यों और लक्ष्यों को खोलने का प्रयास किया है। तो जो एक तरह से शिक्षा है वो लक्ष्यों की बात करती है, और जो शिक्षण है वो उद्देश्यों की बात करती है। तो अभी हमने केवल मूल्यों की मोटी मोटी बात की है, और उस मूल्यों पे आधार पर जो विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्माण किया जाता है उस पर बात की है। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, और अगले वीडियो में हम मूल्यों पर डिटेल से बात करेंगे। शिक्षा में मूल्यों का क्या स्थान है, और हम बच्चों में उन मूल्यों की कैसे स्थापना कर सकते हैं, उन मूल्यों को बच्चों के जीवन का अंग कैसे बना सकते हैं, उस पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। ये जो वीडियो है हमारे नेट के विद्यार्थियों के लिए, बीएड, बीएसटीसी और एमएड के विद्यार्थियों के लिए जरूर फायदेमंद होगा। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।